Hello everyone, my name is Sudhir Mishra and today we are going to learn about interference in thin film. तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। जैसा कि आपने देखा होगा डेली लाइफ में, अगर किसी ऑयल के ऊपर अगर वाटर गिरता है तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, क्योंकि जो ऑयल की जो फिल्म होती है, फिल्म या तो ऑयल की आप लेयर बोलो, ठीक है, वो कैसी होती है, काफ़ी थिन होती है। तो ये डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है जो हमें दिखते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल्स है जिसके थ्रू हम इंटरफेरेंस फॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे डिटेल में, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है। तो सबसे पहली डायग्राम की अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ऑयल फिल्म किसके ऊपर बच्चों, ऑयल फिल्म ऑन अ वाटर। और यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स में क्या दिया है, सोप बबल इन एयर। तो एक प्रकार का आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेंसर मीडियम है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, रेयरर मीडियम है। यानी हमें रिफ्लेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा और साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन इन इंटरफेरेंस, और यहाँ पे भी क्या, इंटरफेरेंस, यानी इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस इन रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल चीज़ें यहाँ पे दी गई है, सभी थ्योरेटिकल चीज़ें आप लिख लेंगे। ओके, बढ़ते आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली डायग्राम, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। In this thin film, interference takes place between the waves reflected from two surface and refracted through it. So आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज है और यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड रेज है, या फिर इनको आप ट्रांसमिटेड रेज बोल सकते हो। ये रिफ्लेक्टेड रेज और ये रिफ्रैक्टेड रेज या फिर ट्रांसमिटेड रेज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, तो छोटी छोटी बातें पहले कवर करेंगे। तो ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आई, तो इंसिडेंस एंगल, और हमको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये एंगल भी सेम हो गया बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा, आर। हम इसको पूरा स्ट्रेट लाइन जोड़ देते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, कंप्लीट परपेंडिकुलर बाय सेक्टर समझ लो आप इसको, दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो ये कंप्लीट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं पूरा ड्रॉ कर देता हूँ, अब ड्रॉ किया ही है तो ओके। तो आप देख सकते हैं ये एंगल आर, ये भी एंगल क्या हो गया, आर। ओके, अब हमें क्या निकालना था बच्चों, पाथ डिफरेंस निकालना था, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे का है। यहाँ से अगर रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो यहाँ से जो दूसरी रे रिफ्लेक्ट हो रही है डायरेक्ट नहीं हो रही है, उससे इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ रहा है। यानी यहाँ पे पॉइंट पहुँच रहा है, तब तक ये पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। सो इसको एडिशनल क्या ट्रैवल करना पड़ रहा है, पाथ डिफरेंस इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो हमने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला बच्चों, बाय ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन क्यू एन, ठीक है। सो हम पाथ डिफरेंस हमेशा इसी तरीके से निकालते हैं। क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पहले वाली रे पर, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें कुछ मैथमेटिकल टर्म करेंगे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। सो पाथ डिफरेंस अभी हम पढ़ रहे हैं फॉर रिफ्लेक्टेड, हम सिर्फ R1 और R2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, नंबर 1। सो नंबर 1 हेडिंग डाल सकते हो आप, या फिर इस डायग्राम को आप देख सकते हो, इसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, या फिर मैं बार बार इसका यूज़ करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अभी डेरिवेशन एक्स्ट्रा नॉलेज है, एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं करना होगा डेरिवेशन डिटेल में तो आप इसको स्किप करके आगे वाला टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, फॉर थिन फिल्म। तो सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड, इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड। ये क्या हो गया, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है। सो हमने देखा था पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों,
सो पाथ रेफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। पाथ रेफरेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे मिटा दी थी मैंने, अब इसको वापस से ड्रॉ कर देता हूँ, इसका यूज़ ज़्यादा होने वाला है, तो इस डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एंगल क्या होगा, सेम होगा। देखते हैं वापस से है। ओके, तो इसका यूज़ करने जा रहे हैं हम लोग। तो पाथ रेफरेंस क्या होगा बच्चों, ये बड़ा वाला डिस्टेंस, ठीक है, माइनस ये डिस्टेंस। ठीक है, ये बड़ा वाला डिस्टेंस माइनस ये छोटा वाला डिस्टेंस, ये एयर में है और ये मीडियम में है। ये मीडियम को आप ग्लास पकड़ सकते हो, जिसको मैंने म्यू दिया है। तो क्या बोल सकते हैं, क्यू एस प्लस, देख सकते हो एस यू था वहाँ पे, सभी के नाम एक बार डबल देख लेते हैं, क्यू एस प्लस एस यू। ठीक है, बराबर है। आगे बढ़ते, क्यू एस प्लस एस यू कहाँ पे था बच्चों, इन मीडियम, इन मीडियम माइनस क्यू एन था इन एयर। देख लीजिए क्यू एन, ये वाला क्यू एन इन एयर। तो ये निकल गया पाथ रेफरेंस, बट ये तो हमको पता नहीं है। बट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जो मीडियम का डिस्टेंस होगा, जो भी ट्रैवल वो करेगा, वो किसके बराबर होगा, क्या हमने पढ़ चुके हैं क्या, म्यू टी, याद आ रहा है आपको, किसके बराबर होता है, म्यू टी के बराबर। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऐसा होता है, ये हमने पढ़ा था डिस्टेंस। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे क्या था, सी, टाइम हमने निकाला था डेल्टा टी, और डेल्टा टी आपका क्या आता था, म्यू टी अपॉन सी, सी सी गेट कैंसल, डिस्टेंस क्या आता था, म्यू टी, टी मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इन एयर। ठीक है ना, डिस्टेंस इन एयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू, डिस्टेंस एयर में था ये डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो भी था डिस्टेंस इन ग्लास स्लैब, ध्यान रखिएगा, जो पिछला बताया था वो, पिछले लेक्चर्स में जो बताया था वो। तो क्यू एस प्लस एस यू क्या है, थिकनेस है, थिकनेस या फिर डिस्टेंस इन ग्लास स्लैब बोल सकते हो आप, इन एयर, माइनस क्यू एन इन एयर। ओके, अब हमें डायग्राम का रेफरेंस लेना पड़ेगा, क्यू एस और एस यू की वैल्यू नहीं पता, क्यू एन की वैल्यू भी नहीं पता, सो इनकी वैल्यू हम पता करते हैं। सो पट करके लिख लेते हैं यहाँ पे। अब आगे का टॉपिक देखते हैं क्या होगा। क्यू एस और एस यू की बात हम लोग करेंगे। क्यू एस क्या होगा, ये अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो क्यू एस क्या है, अपोजिट है, और ये हमें हाइपोटेनियस ये हाइपोटेनियस हो गया क्यू एस, और ये एस एम हमारा एडजेसेंट हो गया। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, एस यू भी लेना है, एस यू ये हो गया। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्योमेट्री देखते हैं, ज्योमेट्री के शेप के हिसाब से ये 90 है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये आर जितना है ये भी आर उतना ही हो, क्यों होगा, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल इक्वल हो गए, तो ये एंगल इक्वल, ये एंगल 90, ये 90 माइनस आर, तो ये क्या 90 माइनस आर, तो इससे ये पता चलता है कि ये एंगल सेम है, ये आर है, ये भी आर है, ये राइट एंगल है, दोनों एंगल सेम है, यानी ये वाला ट्राइंगल क्यू एस एम और ये वाला ट्राइंगल एस एम यू बिल्कुल सेम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, एस यू। ठीक है, क्यू एस इक्वल टू क्या होगा, एस यू, और ये जो एस एम है इसकी वैल्यू हमको पता है, दैट इज़ अ टी है। ठीक है, टी मतलब थिकनेस है, जो कि डिस्टेंस है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमें पता है क्यू एस इक्वल टू क्या है बच्चों, एस यू के बराबर है, और क्यू एस क्या था हमारा, क्यू एस देख लेते हैं, क्यू एस हमारा क्या था, हाइपोटेनियस था। तो और एडजेसेंट हमें पता है, दैट इज़ कॉस लगाना पड़ेगा, एडजेसेंट पता है इसलिए। सो क्या आ जाएगा, थिकनेस अपॉन कॉस आर। ये ट्रिग्नोमेट्री थी बच्चों, आपको आती है। ठीक है, ओके, और हम किसकी बात अब करें, हम क्यू एन की बात करते हैं। सो क्यू एन निकालना पड़ेगा हमको। सो क्यू एन क्या है, क्यू एन कैसे निकाला जाए, क्यू एन निकालने के लिए 90 के सामने वाला निकालना पड़ेगा, और क्यू एन क्या है ये हम बात करते हैं। ये 90 माइनस आई है बच्चों, मैं इसको मिटा दूंगा बाद में, ये पूरा मिला के ये नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नॉर्मल रे है, ये पूरा 90 है, ये आई, तो ये बचा कितना 90 माइनस आई, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, आई। ठीक है, इस तरीके से ध्यान में आएगा। इसको मिटा देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, ओके। सो ये आई का अपोजिट ही क्यू एन है,
हाइपोटेनियस हमारा क्यू यू है, यानी कि क्यू एन निकालने के लिए हमें साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट वाला निकालना है, साइन लेना चाहिए, और हाइपोटेनियस तो ट्रिग्नोमेट्री लगाया जा रहा है यहाँ पे, सबसे आसान चीज़। तो क्यू एन कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू एम प्लस एम यू, है ना, ये पूरा क्यू एम प्लस एम यू, ये हाइपोटेनियस है। ओके, और साथ में हमको पता है ये क्या आएगा साइन के टर्म में, ठीक है। तो साइन आई आ गया बच्चों। क्यू एम कितना हो सकता है, देख लेते हैं क्यू एम कितना हो सकता है। क्यू से लेकर एम तक अपोजिट है, क्यू से एम तक अपोजिट है, क्यू एम कितना आ जाएगा, अपोजिट मतलब साइन लेना पड़ेगा। हाइपोटेनियस कितना है हमारा, ये क्यू एस, और ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से यूज़ करना। तो मैं क्यू एम की बात कर रहा था, तो क्यू एम आएगा कितना, क्यू एम कितना आ जाएगा बच्चों, हम tan लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये अपोजिट की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, मतलब क्यू एस की वैल्यू है, इसका मतलब tan लेंगे। अपोजिट वाला क्यू एम तो है ही नहीं, सो हम लोग tan से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्यू एम क्या हो जाएगा बच्चों, मैं आप लिख देता हूँ, tan r इक्वल टू, पिछले डायग्राम में अगर हमने देखा तो हमें पता चलता है अपोजिट, ये क्यू एम निकालना है हमको, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो ओके, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री से इसको निकाल लेंगे, मैं अपने से निकालता हूँ, आप भी निकाल लो खुद से। सो tan r इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम अपॉन टी, ठीक है ना, क्यू एम अपॉन टी, और एम यू क्या होगा, सॉरी, और tan r और एक लगाते हैं, tan r बाजू वाले के लिए, यहाँ पे r इसकी वैल्यू नहीं है, ये t पता है और हमें यू एम चाहिए, तो निकाल लिया जाए। tan r, ये एम यू या तो यू एम, जो भी बोलो, थिकनेस। तो यहाँ से क्यू एम मिल गया बच्चों, कितना मिल गया क्यू एम, टी इंटू टेन आर, प्लस एम यू कितना मिल गया, टी इंटू टेन आर। अब दोनों सेम ही थे, 2 टाइम्स भी कर सकते थे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया था उसके ऊपर, तो दोनों को इक्वल पार्ट में ही डिवाइड किया है। तो ये जितना भी मैंने अभी तक किया है, ये सब का सब ट्रिग्नोमेट्री था। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ठीक है। सो क्यू एस भी निकाला गया, एस यू भी निकाला गया, क्यू एन भी निकाला गया, कुछ इस तरीके से। ये क्या आ जाएगा, 2t, ये क्या आ जाएगा, 2t tan r इंटू साइन आई, क्यू एन आ गया। क्यू एन को और डिराइव कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है इंपॉर्टेंट स्टेप, वो भी बता देता हूँ। ये पहले इसको मिटा लूँ मैं पूरा, ये कंप्लीट, ये इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन्हें मिटा लिया जाए, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 इंटू टी, टैन क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस, और ये टर्म में म्यू चाहिए हमको, म्यू नहीं तो फिर भी स्नेल्स लॉ तो पता ही है हमको। स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू इंटू साइन आर। तो ये डेरिवेशन आपका यहाँ पे एंड होने वाला है, ओके। सो 2t साइन स्क्वायर आर इंटू म्यू इंटू कॉस आर, ये आ गया क्यू एन, ये, और ये आ गया मेरा ये। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट की गई, यहाँ पे पुट करते डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू, ये वैल्यू कितनी है, क्यू एस एस यू, दोनों की वैल्यू कितनी है, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर इन एयर माइनस क्यू एन कितना था बच्चों, 2t इंटू साइन स्क्वायर आर इंटू म्यू अपॉन कॉस आर। और सॉल्व करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू म्यू इंटू 2t अपॉन कॉस आर माइनस 2t अपॉन कॉस आर इंटू साइन स्क्वायर आर, ठीक है। ये आ गया हमारा इतना। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लेंगे कॉमन। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या कॉमन आता है बच्चों, ये टर्म, तो 2t अपॉन कॉस आर कॉमन आ गया, म्यू छूट गया था बच्चों, म्यू,
सो म्यू 2t अपॉन कॉस आर कॉमन आ, क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर आर, और ये डेल्टा एक्स आपका ऐसा बचेगा म्यू 2t अपॉन कॉस आर। ठीक है, ये टर्म मिटा देता हूँ मैं यहाँ से, जगह कम कर लेते, थोड़ी सी जगह बढ़ा लेते हैं। ओके, सो डेल्टा एक्स कॉस कॉस एक टर्म कैंसिल, मैं इसको लिखता हूँ 2 म्यू टी अपॉन सॉरी इंटू कॉस आर, 2 म्यू टी इंटू कॉस आर। टू म्यू टी इंटू कॉस आर। तो ये था एडिशनल पाथ डिफरेंस जो कि आता है। इन सभी चीज़ों को मैंने और भी आसान तरीके से दी है, या फिर आप समझ सकते हो इन चीज़ों को एक्स्ट्रा टर्म में मैंने आपको दी है। अच्छा चलिए, इसका मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में भी इसका यूज़ है, बट ये रिफ्लेक्शन का था तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नोट करवाने जा रहा हूँ आपको। नोट यहाँ पे कर लीजिए, नोट क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एडिशनल पाथ डिफरेंस आता है λ/2 का, और फेज डिफरेंस क्या होता है पाई का। क्योंकि हमको पता है रिफ्लेक्शन में क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, तो ऑब्वियसली बात है 180 डिग्री या तो पाई का फेज डिफरेंस, और पाई अगर फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस λ/2, और टाइम भी तो मैंने पढ़ाया था, टाइम डिफरेंस कितना आएगा t/2। तो यहाँ पे हम वो चीज़ नोट कर लेते हैं, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन there is an additional, okay, sorry for that bad English, there is an additional path difference of λ/2। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रिफ्लेक्शन में एडिशनल फेज डिफरेंस पाई होता है और पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। ठीक है, साउंड में भी ये चीज़ें हैं। ओके, सो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा जो भी यहाँ पे लिखा था हमने 2 म्यू टी कॉस आर, साथ में एडिशनल पाथ डिफरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, ये एक्स्ट्रा, ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, इसको मत लिखो। ठीक है, क्रेस्ट रिफ्लेक्टेड ट्रफ इन ट्रांसवर्स वेव, ऑब्वियस सी बात है ये आना ही था, हमें पता है, अच्छा नॉलेज है आपको, तो ये चीज़ें आसान है आपके लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। सो हम पढ़ेंगे फॉर सी आई एंड फॉर डी आई। अब ये फॉर्मूले मैंने आपको आसानी से डिफरेंस में लिखा के दिए हैं, पर उसके पहले मैं आपको डिराइव करके देता हूँ। सो डेल्टा एक्स क्या होता है इस कंस्ट्रक्टिव में, E1 मल्टीपल ऑफ λ/2, और यहाँ पे होता है ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। ओके, सो पाथ डिफरेंस क्या था हमारा, थिन फिल्म के लिए हमने पढ़ा था 2 म्यू टी कॉस आर, एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में λ/2 आएगा, रिफ्रैक्शन में यही λ/2 नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखो बस। ठीक है, क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन में प्लस λ/2 लिखते हैं, रिफ्रैक्शन में प्लस λ/2 नहीं लिखते, बाकी पूरा सेम। अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो पूरा सेम। सो इतना आ चुका है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। सो 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 2n-1। सॉल्व किया मैंने, λ/2 इधर लाया तो क्या आ गया 2n-1 λ/2, और यहाँ पे जो ये n है, सो ये n वेयर n इक्वल टू कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 2 डॉट डॉट डॉट। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू प्लस के टर्म में लिख सकते हो। अगर आप प्लस के टर्म में लिख रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो n की वैल्यू होगी 0 से चालू हो सकती है। यहाँ 0 से चालू क्यों नहीं किए, क्योंकि आपको पता है ये माइनस में आ गया रहता। हाँ, यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते, ये छोटी सी बात थी, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए इसके लिए बता दूँ मैं आपको, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। सो 2 म्यू टी इंटू कॉस आर λ/2 प्लस λ/2, क्यों एक्स्ट्रा प्लस λ/2 कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो, रिफ्लेक्शन में एडिशनल पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, और मल्टीपल ऑफ दिस। इसको सॉल्व कर लेंगे, λ/2 को उधर भेज देंगे। तो अगर हमने λ/2 को उधर भेजा, ठीक है, तो आगे कितना सॉल्व हो जाएगा आपको पता है। तो एक मैं आपको माइनस में दे रहा हूँ, एक मैं प्लस में दे देता हूँ। ठीक है, सो ये प्लस λ/2 मैं आपको माइनस प्लस दोनों देना चाहता हूँ।
ये मैं प्लस वाला भी दे देता हूँ आपको, और साथ ही साथ बताता हूँ कि ये n क्या आएगा, माइनस है ना, ठीक है। सो माइनस है तो क्या होगा, हमको पता चल गया 1 2 डॉट 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 ऐसा। प्लस के लिए तो टेंशन ही नहीं है, आप n की वैल्यू 0 डाल सकते हो, 1 2 जो भी है आगे डॉट 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 डॉट, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, ये पूरी टर्म सॉल्व कर देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 2 म्यू टी कॉस आर λ/2 उधर गया, सो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2n इंटू λ/2। बस इतना ही, ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया, ठीक है। अब अगर ये R0 है, R0 कब होता है, नॉर्मल इंसिडेंस। अगला पॉइंट, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, I = 0 और R = 0, यानी जब सर के ऊपर सन होता है, ठीक है ना, 12 बजते हैं, जब 12 बजते हैं तो क्या होता है, सन जो होता है एकदम हमारे सर के ऊपर रहता है, तो जो उससे रेज आएगी वो नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बनाएगी, 0 डिग्री का। इसी को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो कॉस आर कितना हो जाएगा, 0, कॉस 0 होता है 1, वैल्यू पुट करेंगे 2 म्यू टी क्या आ जाएगा हमारा, जो भी आएगा मैं इसको प्लस माइनस के फॉर्म में रख देता हूँ, दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके डन। चलिए बाजू में भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। सो फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या हो जाएगा, I = 0 R = 0 कॉस आर या कॉस 0 क्या होता है 1, तो वैल्यू पुट की 2 म्यू टी एन लैम्डा आ गया, ठीक है। ये सब डेरिवेशन है। और फॉर रिफ्लेक्शन बता दिया मैंने, अब रिफ्रैक्शन में आपको शॉर्ट टर्म में नोट करवा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इंटरफेरेंस इज रिफ्लेक्टेड लाइट। देख सकते हैं अब आपको फॉर्मूले मैंने शॉर्ट टर्म्स में लिखा के दिए हैं अच्छे से, और डेरिवेशन भी काफ़ी डिटेल में प्रूफ करके दिया। ये रिफ्रैक्शन का है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिएगा आप। रिफ्लेक्शन का मैंने आपको CI पढ़ा दिया, रिफ्लेक्शन का मैंने आपको DI डिटेल में पढ़ा दिया, बट रिफ्रैक्शन का नहीं पढ़ा है। क्यों नहीं पढ़ा, उसका रीज़न है बच्चों। क्या रीज़न है, इसके फॉर्मूले रिवर्स है। अगर आप रिफ्लेक्शन का याद करोगे तो रिफ्रैक्शन का अपने आप याद हो जाएगा। जो CI का फॉर्मूला यहाँ है वो रिफ्रैक्शन में DI का बनता है, या फिर जो DI का फॉर्मूला रिफ्लेक्शन में है वो उल्टा पुल्टा बनता है, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, इतना ही आज के लिए, बाकी का नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।